हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताजा खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। अब 10 सेकेंड में डाउनलोड कर सकेंगे 2 GB की फुल मूवी। 5G सर्विस अगले साल तक, यह मौजूदा 4G से 10 गुना तेज। तो दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, दूरसंचार मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक स्पेक्ट्रम को अगले 20 साल के लिए नीलाम किया जाएगा। तो दोस्तों, नीलामी में सफल रहने वाली कंपनियां इसके जरिए 5G सर्विस मुहैया करा सकेगी या मौजूदा 4G सर्विस से 10 गुना तेज होगी। तो दोस्तों, देश में भी 5G सर्विस शुरू करने की आखिरी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों सरकार के मैंडेट के हिसाब से जो भी कंपनी स्पेक्ट्रम खरीदती है उसको 6 महीने से 1 साल के अंदर सर्विस शुरू करनी ही होगी। कई टेलीकॉम ऑपरेटर अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं, ऐसे में वह स्पेक्ट्रम खरीदने के 3 से 6 महीने के अंदर सर्विस शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, 5G नेटवर्क में 10 Gbps तक का डेटा डाउनलोड करने की स्पीड मिल सकेगी। भारत ने 5G नेटवर्क की टेस्टिंग के दौरान डेटा डाउनलोड की अधिकतम स्पीड को 3.7 Gbps तक पहुंच गई है। 3 कंपनियां एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो ने 5G नेटवर्क ट्रायल में 3 Gbps तक के डेटा डाउनलोड की स्पीड को टेस्ट भी किया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अंदर राहुल गांधी से तीसरे राउंड की पूछताछ, बाहर तपती सड़क पर धरने पर बैठे कांग्रेस के कई नेता। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए बुधवार को लगातार तीसरे दिन प्रवर्तन निर्देशालय के समक्ष पेश हुए हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी CRPF जवानों की जेड श्रेणी की सुरक्षा के साथ सुबह करीब 11:35 पर मध्य दिल्ली में APJ अब्दुल कलाम रोड पर स्थित ED मुख्यालय पहुंचे। तो दोस्तों, उनके साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी आई। वह 11 घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद मंगलवार रात 11:30 बजे ED मुख्यालय से निकले थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी अपने दफ्तर में उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के वफादार नेता दिल्ली की तपती गर्मी में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, विरोध प्रदर्शन करने वाले नेताओं में अधीर रंजन चौधरी, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तरीके नेता शामिल है। तो दोस्तों, ये सभी सड़कों पर लगातार राहुल के खिलाफ ED की पूछताछ का विरोध कर रहे हैं और इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहे हैं। तो दोस्तों, चिदम्बरम का कहना है कि ED को जांच का अधिकार नहीं है। अनुसूचित अपराध और FIR के बिना ED के पास PMLA के तहत जांच शुरू करने का अधिकार ही नहीं है। PMLL के तहत कौन सा अनुसूचित अपराध है जिसकी ED जांच कर रही है? किस पुलिस एजेंसी ने इस संबंध में FIR दर्ज की है? तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आरा में हाथ में टॉर्च और भगवा झंडा लेकर रात भर झूमे हिंदू युवा, नुपुर को कुछ हुआ तो झेल नहीं पाओगे। तो दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर उठा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बीच लोग उनके सपोर्ट और विरोध में उतर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही मामला आरा से सामने आया है। तो दोस्तों, जहां हिंदू संगठनों ने सभा कर उनके प्रति अपनी एकजुटता दिखाई। तो दोस्तों, आरा के रमना मैदान में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ABVP के लोगों ने संयुक्त रूप से समर्थन में सभा की। यहाँ नेताओं ने कहा कि कोई भी नुपुर शर्मा का बाल भी वाका नहीं कर सकता। अगर नुपुर शर्मा को कुछ भी होता है तो 100 करोड़ लोगों को तुम झेल नहीं पाओगे। तो दोस्तों, साथ ही उन्होंने धमकी दी कि अगर तुम हिंदुओं को छेड़ोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तो दोस्तों, सभा के दौरान हिंदू संगठन के लोगों ने टॉर्च और भगवा झंडा लेकर रात भर झूमते नजर आए। बीच बीच में जय श्री राम के नारे भी लगाते रहे। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, साथ ही समर्थन रैली भी निकाली गई। इसी के साथ दोस्तों, इससे पहले भी बिहार के अन्य जिलों में नुपुर शर्मा के समर्थन में लोग जुटे थे। 2 दिन पहले गोपालगंज में भी उनके समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टर में लिखा था कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। इसके बाद पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट हो गया। वहीं भागलपुर में नुपुर शर्मा के खिलाफ पोस्टर सड़क पर फेंके मिले थे। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हिंदुस्तान यूनिलीवर और HDFC बैंक के शेयर फिसले, सेंसेक्स करीब 150 पॉइंट के गिरावट के साथ 52,530 पर।
तो दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी में हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को बढ़त और गिरावट का दौर जारी है। तो दोस्तों सेंसेक्स करीब 150 पॉइंट की गिरावट के साथ 52,530 पर और निफ्टी 50 पॉइंट की गिरावट के साथ 15,680 पर कारोबार कर रहे हैं। तो दोस्तों सेंसेक्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC, भारतीय एयरटेल और रिलायंस की शेयर भी गिरावट में है और आज LIC का शेयर 4.65% की बढ़त के साथ 505.65 रुपए पर कारोबार कर रहा है। तो दोस्तों सेंसेक्स 43.16 या 0.08% की गिरावट के साथ 52,650.41 पर और निफ्टी 2 पॉइंट की गिरावट के साथ 15,729.25 पर खुला था। इसके साथ दोस्तों निफ्टी सेक्टोरल इंडेक्स के 11 इंडेक्स में से 2 में गिरावट और 9 में बढ़त है। मेटल में 0.88% और FMCG में 0.23% की गिरावट है, जबकि बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विस, IT, मीडिया, फार्मा, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक और रियल्टी में मामूली सी बढ़त है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एक दिन घटने के बाद फिर बढ़ने लगा कोरोना केस। 24 घंटे में 8,826 नए मामले, मौत भी दोगुनी से ज्यादा। तो दोस्तों देश में कोरोना केस एक दिन की गिरावट के बाद फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 8,826 नए केस मिले हैं और कुल एक्टिव मरीजों की संख्या भी 52,000 के पार हो गई है। तो दोस्तों देश में कुल 4.40 लाख कोविड टेस्ट किए गए। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 2% दर्ज किया गया है और वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.35% दर्ज की गई है। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में 4.32 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा 2,956 नए केस महाराष्ट्र में मिले हैं और यहाँ पॉजिटिविटी रेट 8.01% हो गई है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली में कोरोना के रोजाना मामले 1,000 के पार पहुंच गए हैं। इससे पहले सोमवार को यहाँ 614 केस मिले थे, जो 24 घंटों में बढ़कर 1,118 हो गए हैं। और दोस्तों तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 332 मामले सामने आए हैं। इसमें महाराष्ट्र से लौटा एक व्यक्ति भी शामिल है। यहाँ कुल मामलों की संख्या 34,57,969 हो गई है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 43 नए मामले सामने आए, वहीं एक मरीज की मौत हो गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अग्निपथ योजना के जरिए सेना में भर्ती पर बवाल, बिहार में सड़क पर उतरे छात्र, बक्सर में ट्रेन पर पथराव। तो दोस्तों सेना में भर्ती के लिए मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में बवाल मच गया है। इस योजना के विरोध में बक्सर के युवाओं ने ट्रेन पर पथराव किया। वहीं मुजफ्फरनगर में भी सड़कों पर हंगामे की सूचना मिली है। कई जगहों पर चक्का जाम की खबर भी आई है। तो दोस्तों संख्या में युवक बक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और ट्रैक पर हंगामा करने लगे। यहाँ उन्होंने जमकर बवाल और नारेबाजी भी की। हंगामे के कारण जनशताब्दी एक्सप्रेस करीब 1 घंटे तक खड़ी रही। इस दौरान कुछ युवकों ने पटना जा रही पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन पर भी पथराव किया। फिलहाल RPF रेलवे ट्रैक खाली करा रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 4 साल पूरे होने के बाद भले ही 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर में भर्ती कर लिया जाएगा, लेकिन सवाल यह हो रहा है कि 10वीं या 12वीं पास करके अग्निवीर बने 75% युवाओं के पास 4 साल बाद क्या विकल्प होगा। भले ही सरकार उनके करीब 12 लाख रुपए सेवा निधि देगी, लेकिन उन्हें दूसरी नौकरी दिलवाने के लिए सरकार के पास क्या स्कीम है। तो दोस्तों सेना में भर्ती के लिए मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर इस प्रकार बिहार में बवाल मच गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, ब्लड रिलेशन में रजिस्ट्री पर नहीं देना होगा स्टाम्प शुल्क। तो दोस्तों यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने ब्लड रिलेशन में रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क माफ कर दिया है। यानी ब्लड रिलेशन में अगर किसी संपत्ति की रजिस्ट्री होती है तो उस पर स्टाम्प शुल्क नहीं देना होगा। योगी कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है। अब केवल 6,000 के खर्च पर लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दोस्तों इससे पहले 7% तक स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी। योगी सरकार के इस फैसले के बाद केवल 5,000 रुपए के स्टाम्प पर रजिस्ट्री हो जाएगी। इसके अलावा केवल 1,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। तो दोस्तों जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने परिवार के अंदर माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, पुत्र वधू, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पोता पोती, नाता नातिन आएंगे। अभी तक इन लोगों को स्टाम्प शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब इन लोगों को स्टाम्प शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एक ओवर में 5 चौके, ऋतुराज गायकवाड़ ने नॉर्थ त्याग की कर दी जमकर धुनाई। 162 के स्ट्राइक रेट से जमाया कैरियर का पहला अर्धशतक। तो दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के
बीच विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे T20 इंटरनेशनल में ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला खूब चला। उन्होंने अफ्रीकी तेज गेंदबाज हेनरिक नॉर्त्या के गेंदों की जमकर धुनाई की। गायकवाड़ ने तूफानी बल्लेबाज के चलते नॉर्त्या के एक ओवर में 20 रन बने। इसमें लगातार 5 चौके शामिल है। तो दोस्तों 4 चौके तो गायकवाड़ के बल्ले से निकले, वहीं एक चौका लेग बाय के जरिए आया। तो दोस्तों गायकवाड़ ने इस पारी में 35 गेंदों पर 162 के स्ट्राइक रेट से 57 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 2 छक्के भी जमकर लगाए। तो दोस्तों आपको बता दें कि गायकवाड़ ने पिछले साल ही श्रीलंका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। इस मैच में पहले वे 5 मुकाबले खेल चुके थे, लेकिन उनके नाम एक भी अर्धशतक नहीं था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेली गई पारी के दौरान उन्होंने कैरियर का पहला अर्धशतक बनाया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 10 लाख सरकारी नौकरियों का पूरा रोड मैप। 77 डिपार्टमेंट में 8.67 लाख पद खाली। रेलवे, डिफेंस और डाक विभाग में होगी सबसे ज्यादा भर्तियां। तो दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी डिपार्टमेंट और मंत्रालय के ह्यूमन रिसोर्स की समीक्षा की है और निर्देश दिया है कि सरकार अगले 1.5 साल में 10 लाख पदों पर मिशन मोड में लोगों की भर्तियां करेगी। तो दोस्तों इस घोषणा के बाद गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हमने वैकेंसी भरने के लिए काम शुरू कर दिया है। धीरे धीरे कई अन्य मंत्रियों और विभागों ने ट्वीट किया। फिलहाल सरकार की तरफ से कोई डिटेल रोड मैप जारी नहीं किया गया है, लेकिन अलग अलग विभागों के खाली पदों के एनालिसिस से कई बातें साफ हो जाती है। तो दोस्तों सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा खाली पद डिफेंस, रेलवे, होम अफेयर्स, डाक और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है। यानी अगले 1.5 सालों में सबसे ज्यादा भर्तियां भी इन्हीं विभागों में होगी। तो दोस्तों अलग अलग विभागों में खाली पदों में उछाल एक ही दिन में नहीं आया है। 2014-15 के बाद से सरकारी विभाग में खाली पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस दौरान सिर्फ 2019 और 20 में खाली पदों की संख्या में कमी आई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने बेरोजगारी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। हालांकि बीजेपी ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया कि उनकी योजनाओं से उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा मिला है। इसी के साथ दोस्तों सरकारी सोर्सेज के मुताबिक पीएमओ के मंत्रालयों और विभागों से खाली पदों की विस्तृत जानकारी मांगी थी। इसकी पूरी समीक्षा करने के बाद प्रधानमंत्री ने 10 लाख लोगों की भर्ती के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।